हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स फॉर अस्थमा, जो कि फार्मेकोलॉजी की यूनिट 5 ड्रग्स फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। अस्थमा एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहें तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी कह सकते हैं। अस्थमा में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हम स्टडी करेंगे वो होते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक तरफ नॉर्मल लंग दिखाई दे रहा है जिनकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं और अस्थमेटिक लंग्स की मसल्स जो है वो टाइट है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मसल्स टाइट हो गई हैं। सेकंड, नॉर्मल लाइनिंग है, म्यूकोसा की जो लाइनिंग है वो नॉर्मल है और अस्थमेटिक लंग्स की म्यूकोसा स्वलन हो चुकी है, स्वलन इडिमा वहाँ पर हो चुकी है। थर्ड चीज़ यहाँ पे है नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस नॉर्मल लंग्स में, जिसकी वजह से जो पासेज वे है वो भी इनफ वाइड है, चौड़ा है, और अस्थमेटिक लंग्स में एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन और इडिमा की वजह से क्या हो रहा है कि जो पासेज वे है वो नैरो हो रहा है। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्रोंकियोल्स सबसे ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल ओपन एयरवे है जहाँ पर कोई इडिमा नहीं है, हाइपर सिक्रीशन नहीं है, कॉन्स्ट्रक्शन नहीं है, इसीलिए जो एयर पासेज है वो वाइड इनफ है, उसमें एयर का फ्लो इजीली हो पा रहा है। लेकिन जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर क्या हो रहा है, एयरवे पासेज जो नैरो हो गया है वो क्यों हो गया है, इन्फ्लामेशन की वजह से, म्यूकस की वजह से और इडिमा की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो पासेज वे है वो नैरो हो गया है और जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी अराइज हो रही है, अस्थमा अटैक आ रहे हैं। इस डायग्राम में हमें कुछ कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। सो ब्रोंकियल ट्यूब्स की आउटर वॉल्स की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। सेकेंड चीज़ है ब्रोंकियल इडीमा। इडीमा के कारण ब्रोंकियल वॉल जो है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्टेड एयर पासेज। एयर पासेज कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है जिसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड कारण इडीमा और थर्ड कारण है म्यूकस हाइपर सिक्रेशन। सो इन तीनों कारण की वजह से क्या होता है कि एयर पासेज के कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने पर रेस्पिरेशन की डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है, अस्थमा के अटैक स्टार्ट होने लग जाते हैं। थर्ड कंडीशन है म्यूकस हाइपर सिक्रेशन। इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन होने लग जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन की गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट करने लग जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है और वो एक जगह इकट्ठी होती रहती है और पासेज वे को नैरो कर देती है। अस्थमा के सिम्टम्स की बात की जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ड्राई कफ, नाइट कफ, वीजिंग एंड चेस्ट पेन, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं अस्थमा की, जैसे हाउस होल्ड केमिकल्स, डस्ट, जेनेटिक, फैटी फूड्स, अल्कोहल, वायरसेस। अस्थमा को कॉज करने वाले जो एलर्जन होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, परफ्यूम्स, जो लोग पैट रखते हैं उनके फर एक्सेट्रा जो हमने डिस्कस किए। सो एलर्जन के इनहेल्ड होने पर इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आईजीई का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और आईजीई के पास क्या होता है कि एलर्जन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। सो ये जो एलर्जन है वो उस आईजीई की बाइंडिंग साइट से बाइंड हो जाता है और आईजीई व एलर्जन के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हम आईजीई व एलर्जन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि मास्ट सेल से हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स का सिक्रेशन बढ़ा देता है। अब हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स क्या हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि क्या करेंगे, फर्दर इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा की कंडीशन है क्या, एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर मास्ट सेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है और आईजीई के प्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, इसमें एलर्जन उस आईजीई के साथ में जुड़ जाता है, उन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है कि हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स का सिक्रेशन ज़्यादा किया जाए। जैसे ही हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन का सिक्रेशन ज़्यादा किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है फर्दर और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस, फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलर्जन को अवॉइड करना होगा, जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स है, एक्सेट्रास। सेकेंड है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ IgE, मीन्स एंटी IgE ड्रग्स हमें देने होंगे। थर्ड है सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, इसके लिए हमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देने होंगे। ब्लॉकेज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर बाय गिविंग एंटीकोलिनर्जिक्स, जो कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो उनके लिए हमें क्या देना होगा, एंटीकोलिनर्जिक्स देने होंगे, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एक कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर है, इसलिए एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं ताकि इनका सिक्रेशंस को कम किया जा सके और कॉन्स्ट्रिक्शन को नहीं होने दिया जाए। प्रिवेंशन ऑफ रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जैसे कि ल्यूकोट्रिन एंट्रागोनिस्ट और एंटीहिस्टामिन्स को ड्रग्स दिए जाएं ताकि हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन को हम मैनेज कर सकें। और डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाएं या सिम्पैथोमिमेटिक्स दिए जाएं, जो कि एक प्रकार के ब्रोंकोडायलेटर्स ही हैं। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन्स। ब्रोंकोडायलेटर्स, क्योंकि अस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ड्रग्स देने हैं जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करें, तो हमें ब्रोंकोडायलेटर देना होगा। ये 2 टाइप्स के होते हैं, बीटा एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, सिम्पैथोमिमेटिक्स इनका दूसरा नाम है, व मिथाइलजैंथिन्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स क्या करते हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम को मिमिक करते हैं, मींस नकल करते हैं। सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करते हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ब्रोंकियल्स को डायलेट करते हैं, इसीलिए जो सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं वो क्या करेंगे, ब्रोंकियल्स को डायलेट करते हैं, वाइड कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए सिम्पैथोमिमेटिक्स की, सो इनका फर्स्ट है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, सेकंड है मास्ट सेल के फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के सिक्रेशंस को भी इनहिबिट करते हैं, हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्रिन्स का सिक्रेशन डिक्रीज करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी कम होता है। नेक्स्ट है म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देते हैं ताकि एक जगह म्यूकस इकट्ठा ना हो और प्लग ना कर दे कंडीशन को। नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ दिखाया गया है कि मसल्स और लाइनिंग, म्यूकोजा लाइनिंग किस तरह से हैं, और अस्थमा की वजह से जब ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर मीन्स जब कंडीशन वर्सन हो रही है, बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मस्कुलर स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म की वजह से थोड़ा नैरो हो गया है पाथवे, और ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में मसल्स वापस रिलैक्स हो गई हैं, मसल्स और लाइनिंग पहले जैसी हो गई हैं। सबसे पहले सिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर फर्स्ट है नॉन सेलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट जो है वो कार्डियक स्टिमुलेशन करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एपिनेफ्रिन और एपिहेड्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, रैपिडली एक्टिंग है, अक्यूट अस्थमेटिक अटैक में इसे हम देंगे, इनहेलेशन और सबक्यूटेनियस रूट से इसे दिया जा सकता है। एपिहेड्रिन की बात की जाए तो एपिनेफ्रिन के कंपैरिजन में लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लेकिन इसके सेंट्रल इफेक्ट ज़्यादा है। सेंट्रल इफेक्ट जैसे नर्वसनेस, वर्टिगो, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जा सकता है। सेलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट मोस्ट वाइडली यूज सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। नॉन सेलेक्टिव के कंपैरिजन में सेलेक्टिव के एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, इसलिए नॉन सेलेक्टिव की जगह सेलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। कॉमनली यूज ड्रग्स जो हैं वो साल्मेटेरॉल, टर्ब्यूटारिल, पिरब्यूट्रॉल एक्सेट्रास। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ओरल रूट या इन्हेलेशन रूट दोनों से इसको दिया जा सकता है। साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल न्यू जनरेशन के हैं, लॉन्ग एक्टिंग हैं, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर देन 12 आवर्स है। इन्हेलेशन से इनका क्या होता है, डायरेक्ट लोकल इफेक्ट होता है, एयरवे की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है जिससे डायलेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है कि इन्हेलेशन से यहाँ पे ड्रग दी जा रही है जिसका डायरेक्टली लोकल इफेक्ट हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है और कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर रहा है। ड्रग डोज एंड एग्जांपल्स सिम्पैथोमिमेटिक्स के साल्ब्यूटामॉल, टर्बिटालिन, फॉर्मेट्रॉल, एल्ब्यूट्रॉल। साइड इफ़ेक्ट्स ट्रिमर,
एंजाइटी, इंसोम्निया, हेडेक, टेकिकार्डिया, नर्वसनेस, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग और अरिथमियाज. नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक्स बेसिकली कॉज कर सकते हैं क्योंकि ये कार्डियक स्टिमुलेंट्स होते हैं, इसलिए अरिथमिया इनकी वजह से हो सकता है. प्रिकॉशंस की बात है कि यूज़ कॉशियसली इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसफंक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्लूकोमा, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी. इन सब के अंदर कॉशियसली यूज़ करना है. अगर डोज रिडक्शन की ज़रूरत है तो डोज रिडक्शन करना है या फिर कुछ और अल्टरनेटिव यूज़ करना है. मिथाइलजैंथिन्स की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिपरेशंस हैं थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन. इनका मोड ऑफ एक्शन है कि मास्ट सेल से हिस्टामिन व ल्यूकोट्राइन्स का जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट कर देते हैं. हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स क्या हैं? कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि फर्दर इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे. सो मिथाइलजैंथिन्स क्या करते हैं कि मास्ट सेल से हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स को इनहिबिट कर देते हैं, सिक्रेट नहीं हो पाते. नेक्स्ट एक और मोड ऑफ एक्शन है कि ये एडिनोसिन रिसेप्टर पर एडिनोसिन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं. अब एडिनोसिन का क्या काम है? एडिनोसिन जो है वो एयरवे की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. वह एडिनोसिन के कारण ही एयरवे भी जो मास सेल्स हैं वो हिस्टामिन रिलीज़ करती हैं. सो ये क्या करेंगे? मिथाइलजैंथिन्स जो एडिनोसिन रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर देंगे ताकि जो एडिनोसिन है वो मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज़ नहीं करवा पाएगा. ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेस मिथाइलजैंथिन्स के थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन्स. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन ये है कि एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके इफेक्ट को इनहिबिट व ब्लॉक कर देते हैं. और एसिटाइल कोलिन क्या करता है? इसका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है. साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो रैपिड एब्जॉर्प्शन के कारण यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, टेकिकार्डिया, एजिटेशन या एक्सेस ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है एट्रोपिन की वजह से. इपाट्रोपियम ब्रोमाइड अस्थमा की जगह सीओपीडी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. एंटी मस्कार्निक एजेंट्स या हम कहें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो अस्थमा की जगह सीओपीडी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. ये जो मस्कार्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये बीटा अगोनिस्ट से कम इफेक्टिव है. मीन्स जो सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा है. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जब हम सिम्पैथोमिमेटिक्स नहीं दे सकते तो फिर वहाँ पर हम मस्कार्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं. नेक्स्ट ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेस एंटीकोलिनर्जिक्स के एट्रोपिन, इपाट्रोपियम ब्रोमाइड, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात की जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसे पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर से ठीक नहीं हो पाते हैं और उनको अर्जेंट नीड है, रैपिड नीड है, उनको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलीव करना है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की उनकी रैपिड नीड है. तो उन केसेस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देते हैं. एंटी इन्फ्लामेटरी इनकी नेचर होती है जो कि क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन को सप्रेस करते हैं और ये बीटा रिसेप्टर अगोनिस्ट के इफेक्ट को बढ़ा भी देते हैं जिससे इन्फ्लामेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और एयरवे जो है वो वाइड हो जाता है. ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेस की बात की जाए तो प्रेडनिसोलोन, बैक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकेसोन, ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं. क्लिनिकल यूजेस इन ब्रोंकियल अस्थमा. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ ब्रोंकियल अस्थमा में कहाँ होता है कि क्रॉनिक अस्थमा और नॉक्चूर्नल अस्थमा प्रिवेंशन. अस्थमा के अटैक्स अगर नाइट टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको हम नॉक्चूर्नल अस्थमा बोलेंगे उसके प्रिवेंशन में. या फिर ब्रोंकोडायलेटर से रेस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है उन केसेस में भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरैक्ट, सोडियम रिटेंशन, हाइपरटेंशन, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रंस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस का सप्रेशन. मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स. मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स क्या करते हैं कि नाम से पता चल रहा है मास्ट सेल की एक्टिविटी को स्टेबिलाइज कर देते हैं. मीन्स ये क्या करते हैं? मास्ट सेल्स जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करती है, हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, तो उन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं जिससे इन्फ्लामेशन नहीं हो पाता, फर्दर कंडीशन वर्सन नहीं हो पाती. साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो थ्रोट इरिटेशन, कफ, ड्राइनेस ऑफ माउथ या चेस्ट टाइटनेस इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ड्रग डोजेज एंड एग्जाम्पल सोडियम क्रोमोग्लेट, क्रोमलिन सोडियम, कीटोटिफेन.
एंटीहिस्टामिन्स की बात की जाए तो ये हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, हिस्टामिन को प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं और उनके रिसेप्टर्स पे भी इनकी एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। इंडिकेशंस हिस्टामिन का यूज़ अस्थमा के अलावा हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी देखा था। तो एज हिप्नोटिक्स भी ये काम करते हैं क्योंकि इनका सिडेटिव एक्शन होता है। एज एमेटिक्स भी है और एलर्जिक रिएक्शन में भी इनका यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट्स ड्राउजीनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन। ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेस की बात की जाए तो बेसिकली 3 कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। हाईली सिडेटिव जो एंटीहिस्टामिन्स है वो है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन और प्रोमिथाजन 25 to 50 mg इसकी डोज। माइल्ड सिडेटिव ड्रग्स में हाइड्रोक्सीजिन, क्लोरफेनेरामिन एंड साइक्लिजिन। नॉन सिडेटिव ड्रग्स में है सेट्रिजिन। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस। सो स्टेटस अस्थमैटिकस एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर केयरफुल मैनेजमेंट ज़रूरी है। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो इनिशियल ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं अस्थमा के लिए, उसके लिए अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है ऐसे इमरजेंसी मीजर्स लेने की। और इसमें बेसिकली रिपीटेड एंड सस्टेन्ड अटैक्स आते हैं अस्थमा के विदाउट रिकवरी पीरियड। सो इसके मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्बिटानॉल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, आईवी, अमाइनोफाइलिन्स दिए जाते हैं, आईवी फ्लूइड्स दिए जाता है जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इन्फेक्शंस की प्रेजेंस की कंडीशंस में। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात की जाए तो बीटा ब्लॉकर जो हैं वो बीटा सिम्फेथोमिमेटिक्स के एक्शन को और मिथाइलजेंथिन्स के एक्शन को एंटागोनाइज कर देते हैं। एंटागोनाइज का मतलब होता है इनके अपोजिट एक्शन करते हैं। बीटा सिम्फेथोमिमेटिक्स का एक्शन क्या था कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं और मिथाइलजेंथिन्स का भी एक्शन यही था। सो ये बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, इनका एंटागोनाइज करते हैं, इनके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। सो बीटा ब्लॉकर और बीटा सिम्फेथोमिमेटिक्स दोनों को एक साथ नहीं दिया जाता, अल्टरनेटिव्स के लिए लिया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन इंक्रीज टॉक्सिसिटी रिस्क ऑफ मिथाइलजेंथिन्स की टॉक्सिसिटी की रिस्क को इंक्रीज कर देती है अगर एरिथ्रोमाइसिन भी साथ में चल रही है तो। और थियोफाइलिन के प्रोलॉन्ग यूज से एडिटिव इफेक्ट हो सकता है। अल्कोहल और चारकोल बेस्ड जो फूड हैं वो ड्रग्स की थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर सकते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, पेशेंट को टीच करना है कि इन्हेलर्स को कैसे यूज़ करना है और इन्हेलर की केयर कैसे करनी है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, जैसे स्मोक है, डस्ट है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है। टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करना है, थेराप्यूटिक सीरम लेवल को चेक करना है, ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शंस को मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, यूरिनरी रिटेंशन के साइंस को चेक करना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि स्टेरॉइड को इनहेल करने के बाद में माउथ को रिंस करे, माउथ को एक बार धो ले। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहेलर के देने से कुछ मिनट पहले ब्रोंकियोडायलेटर्स को देना है। गिव एंटीहिस्टामिन्स एट बेड टाइम ड्यू टू सेडेशन इफेक्ट। हमने देखा था एंटीहिस्टामिन का सेडेशन इफेक्ट होता है, इसलिए इनको बेड टाइम पे देना है ताकि पेशेंट रिलैक्स हो सके। अवॉइड सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स और अल्कोहल। अदर जो ड्रग्स हैं उनको केयरफुली एडमिनिस्टर करना है, उनका कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, उनकी इफेक्टिवनेस कम तो नहीं हो रही है।